गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि स्नातक, परास्नातक और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर यह प्रश्न पूछा जाता है कि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की सामाजिक दशा की विवेचना कीजिए। यदि हम 12वीं शताब्दी की सामाजिक दशा पर विचार करें तो हमें भारतीय इतिहासकारों और अल-बरूनी और हसन निजामी के रचनाओं में उत्तर भारत की 12वीं शताब्दी की सामाजिक दशा के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तर भारत फिर एक बार छोटे छोटे खंडों में विखंडित हो गया था। 650 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का उत्तर भारत का युग भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। राजपूत शासकों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता और अंतःकलह ने जहां एक ओर राजनीतिक विशृंखलता को जन्म दिया, तो वहीं दूसरी ओर समाज में राष्ट्रीय चेतना एवं जागरूकता विलुप्त होती गई। फलस्वरूप 12वीं शताब्दी की सामाजिक व्यवस्था में अनेक बुराइयां अस्तित्व में आ गई थीं, जिनका लाभ विदेशी आक्रांताओं ने उठाया और आर्थिक दृष्टि से वैभवशाली भारत को बुरी तरह से रौंदा। संक्षेप में 12वीं शताब्दी में या मुस्लिम आक्रांताओं की विजय के पूर्व भारत की सामाजिक आर्थिक दशा का वर्णन इस प्रकार से है। 12वीं शताब्दी की सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालने पर हमें यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज की रीढ़ कही जाने वाली वर्ण व्यवस्था, जो कि भारतीय समाज का आधार रही है 12वीं शताब्दी तक, इसका स्वरूप और भी जटिल हो गया और वर्ण व्यवस्था में 4 वर्णों के अतिरिक्त इस समय अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों तथा जीविकोपार्जन के विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक नवीन जातियों का प्रादुर्भाव हो गया था। लोगों के व्यवसाय के नाम पर ही उनकी जाति का नाम पड़ गया था। सोने के व्यवसायी को स्वर्णकार, लोहे का कार्य करने वाले को लुहार कहा जाने लगा। स्नह स्नह इनकी भी उपजातियां उत्पन्न हो गई, जिसने वर्ण व्यवस्था को अत्यधिक जटिल बना दिया। इसके अतिरिक्त
खान पान, मनोरंजन के साधन, वस्त्र व आभूषण आदि में भी अनेक परिवर्तन होने लगे। खान पान संबंधी मुख्य भोज्य पदार्थ गेहूँ, दाल, ज्वार, मक्का, बाजरा, जौ, चावल, फल व गोधूम थे। मांस व मछली का भी सेवन किया जाता था। तत्कालीन समाज में मदिरा का प्रयोग भी लोग करते थे। ब्राह्मण प्रायः मांस व सुरा का सेवन नहीं करते थे। मनोरंजन के लिए इस काल के साधनों में हम प्राचीन युग की झलक देख सकते हैं। जुआ खेलना, आखेट करना, संगीत व नृत्य प्रमुख आमोद प्रमोद के साधन थे। राजपूत कालीन लोग शतरंज भी खेलते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्योहारों को भी बड़े उत्साह से मनाया जाता था। वस्त्र एवं आभूषण के अंतर्गत राजपूत अत्यंत साधारण पोशाक धारण करते थे। धोती, चादर तथा सिले हुए वस्त्र पहने जाते थे। वस्त्र रेशमी एवं सूती तथा विभिन्न रंगों के होते थे। पगड़ी का भी प्रयोग किया जाता था। स्त्रियां विभिन्न आभूषण पहनती थी। आभूषणों में हार, कुंडल, अंगूठी, वलय व कड़े प्रमुखता से पहने जाते थे। स्त्रियां प्रायः चोली व लांगा पहनती थीं। कुछ विद्वानों ने तत्कालीन मूर्तियों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि स्त्रियां अर्धनग्नावस्था में रहती थी, किंतु मूर्तियों के आधार पर ऐसा सोचना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। विवाह का शाब्दिक अर्थ वर का वधू को उसके पिता के घर से अपने घर ले जाना है। विवाह अनेक प्रकार के होते थे, किंतु सजाती विवाह को ही श्रेष्ठ माना जाता था। यद्यपि अंतरजातीय विवाहों के भी इस युग में उदाहरण मिलते हैं। इस युग में बाल विवाह पूर्णतः निषिद्ध था। विधवा स्त्रियों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। विवाह के अवसर पर धार्मिक एवं सामाजिक रीतियों का जोर शोर से पालन किया जाता था। क्षत्रियों में राक्षस विवाह भी प्रचलित था तथा राज परिवारों में विवाह प्रायः स्वयंवर के द्वारा होते थे। इस शताब्दी में समाज बहु विवाह प्रथा भी प्रचलित थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की जो सामाजिक स्थिति है वह प्राचीन भारत की सामाजिक स्थिति से मिलती जुलती है। बस समस्या इस बात से उत्पन्न हुई कि प्राचीन समाज में जो वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी उस वर्ण व्यवस्था में गुण और कर्मों को विशेष महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था खुली थी। लोग अच्छे कर्मों को करके एक वर्ण से दूसरे वर्ण में अपने कर्म के आधार पर जा सकते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी में
राजपूतों की आपसी प्रतिद्वंदिता, अंतःकलह और कठोर सामाजिक नियमों के कारण वर्ण व्यवस्था में विकृति आ गई। वर्ण व्यवस्था पूर्णतः जन्म पर आधारित हो गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति गुण कर्म के स्थान पर अब जन्म के आधार पर ही उच्च और निम्न वर्ण में गिना जाने लगा, जिसका सबसे घातक प्रभाव यह हुआ कि समाज में यह भ्रांति उत्पन्न हो गई कि हम कितना भी अच्छे कर्म कर लें, लेकिन हमारा व्यवसाय और हमारा वर्ण वही रहेगा। इसका तत्कालीन समाज पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। अभी यह समस्या विद्यमान ही थी कि लोग व्यवसायों के आधार पर संगठित होना शुरू कर दिए और ऊंच नीच की भावना का तीव्र गति से प्रसार हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि समाज में व्यापक असंतोष फैल गया। लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न हो गई, कोई को नृप हो हमें क्या हानि। अर्थात कोई भी राजा हो, चाहे वो अपने देश का हो या विदेशी हो, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हम लोगों की स्थिति में कोई विशेष सुधार नहीं होने वाला है। यदि हम इसको आज की सामाजिक व्यवस्था में देखने का प्रयास करें तो यह बड़ी ही शोचनीय स्थिति होगी कि आज भी कुछ ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं जो 12वीं शताब्दी में देखने को मिलती है। आज हम 70 वर्षों के आज़ाद होने के पश्चात भी सामाजिक स्थिति में आवश्यकता अनुसार जितना सुधार चाहिए नहीं कर पाए हैं। अतः हमें आज के परिप्रेक्ष्य में इसे यथासंभव आपस में मिलकर दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 12वीं शताब्दी की सामाजिक स्थिति ने भारत के इतिहास को ही बदल के रख दिया। यदि भारत ससंगठित होता तो पश्चिमोत्तर सीमा से आने वाले विदेशी आक्रांता अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुए होते और आज भारत की स्थिति कुछ और होती। अतः हम यह कह सकते हैं कि 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत की स्थिति संतोषजनक नहीं थी और जिसका परिणाम यह हुआ कि हम आगे 500 वर्षों के लिए विदेशी आक्रांता के अधीन हो गए और जो बची खुची भारत की वैभवशाली सभ्यता व संस्कृति थी वह धीरे धीरे क्षीण
हो गई।